फिनलैंड और स्वीडन आज नेटो में शामिल होने के लिए आवेदन करेंगे। यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद दोनों देशों ने ये कदम उठाया है। रूस की धमकी के बावजूद दोनों देशों ने नेटो में शामिल होने का फैसला लिया है। वहीं अब राष्ट्रपति पुतिन ने इशारा किया है कि उन्हें फिनलैंड और स्वीडन के नेटो में शामिल होने से कोई खास दिक्कत नहीं है। नेटो विस्तार से रूस को कोई सीधा खतरा नहीं है। हालांकि पुतिन ने चेतावनी भी दी है कि अगर इस इलाके में मिलिट्री डेवलपमेंट किया जाता है तो इसका कड़ा जवाब दिया जाएगा। किसानों ने पंजाब सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। पंजाब के मोहाली में 23 किसान संगठनों ने राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया, जिसमें मुआवजा बढ़ाने और बिजली कटौती समेत कई मुद्दे उठाए गए। दिल्ली के गोविंदपुरी इलाके में एक क्लस्टर बस में लगी आग से पूरी बस जल गई। गृह मंत्री अमित शाह ने अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा के मुद्दे पर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और दूसरे अधिकारियों के साथ दिल्ली में बैठक की, जिसमें श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए हर जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए गए। रूस और यूक्रेन में जारी जंग के बीच रूस ने जापोरिजिया में यूक्रेन के टैंक और बख्तबंद गाड़ियों को तबाह करने का दावा किया है। जापोरिजिया में रूस यूक्रेन में भीषण जंग जारी है। दोनों सेनाएं एक दूसरे को जबरदस्त टक्कर दे रही है और इसी बीच रूस के रक्षा मंत्रालय ने वीडियो जारी करते हुए ये कहा कि यूक्रेन के टैंक और बख्तबंद गाड़ियां रूसी सेना को निशाना बना रहे थे, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में यूक्रेनी टैंकों को ड्रोन हमले में मार गिराया गया। खबर है कि चीन एक ऐसी हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने में लगा है जो कि चलती कार का भी शिकार कर सकेगी। यह दावा मिसाइल बनाने में लगे खुद चीन के वैज्ञानिकों की टीम ने अपने रिसर्च पेपर में किया है, जिसमें बताया गया कि चीन आवाज की रफ्तार से 5 गुना तेजी से उड़ने वाली ऐसी हाइपरसोनिक मिसाइल बना रहा है जो सड़क पर दौड़ती कार के चिथड़े उड़ा देगी। असल में इस तरह का हथियार बनाने में सबसे बड़ी दिक्कत होती है इतनी तेज स्पीड पर अपने निशाने को ट्रैक करना, लेकिन चीन के वैज्ञानिकों ने दावा किया कि उन्होंने इस समस्या का हल निकाल लिया है। बताया गया कि इसके लिए चीन अपनी मिसाइल में एक नए तरह का ट्रैकिंग सिस्टम लगाएगा, जिससे वो अपने टारगेट को काफी दूर से ही मार गिरा सकेगा। चीन की ये मिसाइल हीट सीकिंग मिसाइल है, यानी वो अपने टारगेट से निकलने वाली गर्मी के जरिए उसको डिटेक्ट करेगी और आमतौर पर इस तरह की मिसाइलें अपने निशाने का पीछा करने के लिए इंफ्रारेड सेंसर का इस्तेमाल करती हैं। लेकिन चीन के वैज्ञानिक इस काम के लिए मोशन सेंसर को जरिया बनाएंगे, जिसका मतलब होगा टारगेट पर बिल्कुल सटीक वार। रूस यूक्रेन युद्ध में अत्याधुनिक हथियारों का उपयोग हो रहा है। यूक्रेन जंग को हर हाल में जीतने के लिए रूस हर संभव कोशिश कर रहा है और इसके लिए रूस अपने सबसे बेहतरीन आर्टिलरी सिस्टम और डिफेंस सिस्टम का उपयोग कर रहा है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने टोर M2 एयर डिफेंस सिस्टम का वीडियो जारी किया है। ये डिफेंस सिस्टम दुश्मन की मिसाइल को हवा में ही मार गिराने में सक्षम है। ये डिफेंस सिस्टम रूसी सेना को हवाई हमले से बचाता है। वहीं चीन ने अपने सबसे खतरनाक जंगी जहाज लासा को समंदर में उतार दिखाया। चीन की सेना का यह सबसे बड़ा और आधुनिक जंगी जहाज 3 दिन तक चले सैन्य अभ्यास में शामिल रहा, जहां वो चीनी सेना के काफिले में सबसे आगे दिखा। समुद्र में उतरा ये जंगी जहाज लासा चीन के लिए तुरुप के इक्के जैसा है, क्योंकि वो दुश्मन को चकमा देकर उसकी घातक मिसाइलों को मार गिराने की क्षमता रखता है। लासा की गिनती अमेरिका के जंगी जहाज ज़ूमवॉल्ट के बाद दूसरे सबसे खतरनाक जंगी जहाज के रूप में होती है। बताया गया कि लासा को समुद्र में उतारकर अभ्यास करने का मकसद दक्षिण चीन सागर में अपने दबदबे को और बढ़ाना है, क्योंकि यूक्रेन युद्ध के बाद ताइवान और जापान से उसकी तनातनी भी जारी है। दिल्ली सरकार ने पानी की समस्या के लिए हरियाणा को जिम्मेदार ठहराया। दिल्ली सरकार ने पानी की समस्या के लिए हरियाणा को जिम्मेदार ठहराया। मंत्री सत्येंद्र जैन ने आरोप लगाया कि हरियाणा सरकार दिल्ली के लिए पानी का उचित हिस्सा नहीं छोड़ रही है, लेकिन हरियाणा के मुख्यमंत्री ने इन आरोपों को खारिज कर दिया। दिल्ली की यमुना नदी के अंदर जो पानी आता है हरियाणा की ओर से, वो पानी का लेवल 669 फीट रह गया, 5.5 फीट पानी का लेवल कम हो गया है। जितना भी वो इस विषय पर झूठ बोल करके और फर्जी आंकड़े दे करके राजनीति करते हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में जोरदार बारिश के बाद कई इलाकों में पानी भर गया। इस वजह से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। दिल्ली के अशोक विहार इलाके में बैंक्वेट हॉल में लगी आग को दमकल कर्मियों ने बुझा दिया, लेकिन इस आग में झुलसकर बैंक्वेट हॉल के मैनेजर की मौत हो गई। सोलोमन आइलैंड्स के मुद्दे पर ऑस्ट्रेलिया के बाद न्यूजीलैंड ने भी चीन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। पिछले महीने सोलोमन आइलैंड्स ने चीन के साथ एक सुरक्षा समझौता करने का ऐलान किया था, जिस पर पहले ऑस्ट्रेलिया और अब न्यूजीलैंड ने ऐतराज जताया। ये दोनों ही देश सोलोमन आइलैंड्स के पड़ोसी हैं और दोनों की सुरक्षा का सीधा कनेक्शन द्वीपों के इस देश से है। ऑस्ट्रेलिया पहले ही चीन पर भड़क चुका है, जिसके बाद न्यूजीलैंड ने भी चीन पर अपना गुस्सा उतारा और उसके सोलोमन आइलैंड्स के साथ हुए सुरक्षा समझौते को परेशानी बढ़ाने वाला बता दिया। न्यूजीलैंड 5 आइज नाम के खुफिया संगठन का हिस्सा है। उसके साथ इस संगठन में ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ब्रिटेन और अमेरिका शामिल है।
जो इंडो पैसिफिक रीजन में चीन की चालों का खुलकर विरोध करते हैं। सोलोमन आइलैंड्स के मुद्दे पर तो ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका की रातों की नींद उड़ चुकी है। कहा जा रहा है कि न्यूजीलैंड का बयान इन दोनों देशों के समर्थन में है और वो चीन की इस चाल को इंडो पैसिफिक रीजन में शांति के लिए खतरा बता रहा है। उसका मानना है कि चीन और सोलोमन आइलैंड्स के बीच हुआ समझौता गेम चेंजर हो सकता है, जिसका असर अमेरिका पर पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि न्यूजीलैंड इस मुद्दे को खुद से सीधा नहीं जोड़ रहा। वो ऑस्ट्रेलिया का पड़ोसी देश है और पश्चिमी प्रशांत महासागर में उसके कई द्वीप हैं। मतलब ये कि अगर इंडो पैसिफिक रीजन में हलचल हुई तो न्यूजीलैंड उससे अछूता नहीं रहेगा। रिपोर्ट में लिखा गया कि न्यूजीलैंड ने इन्हीं वजहों से कहा कि उसे लगता है कि प्रशांत महासागर एक बड़ी चुनौती की ओर बढ़ रहा है, जबकि चीन और सोलोमन आइलैंड्स का कहना है कि उनकी नजदीकी बाकी देशों के लिए खतरा नहीं है। लेकिन अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसे देश जानते हैं कि चीन जो कहता है वो कभी नहीं करता और इसीलिए वो उस पर रत्ती भर भरोसा नहीं कर रहे। सड़क हादसों को रोकने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बैठक बुलाई। यूपी में सड़क हादसों को रोकने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज एक अहम बैठक बुलाई है। इस बैठक में कई विभागों के अधिकारी, जिला प्रशासन और पुलिस अधिकारी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल होंगे। आंध्र प्रदेश के प्रकाशम जिले में ट्रक से टकराने के बाद एक कार में आग लग गई। इस हादसे में 3 लोगों की जलकर मौत हो गई। जम्मू कश्मीर के रियासी और कटरा के जंगलों में जानबूझकर आग लगाने के आरोप में 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं वन विभाग की टीम ने स्थानीय लोगों की मदद से आग बुझाने का काम तेज कर दिया। पुतिन ने खुद इस जंग की कमान संभाल ली है, ये दावा यूक्रेन की तरफ से किया गया, जिसके मुताबिक रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने जंग जीतने के लिए कर्नल और ब्रिगेडियर रैंक के अधिकारियों के काम भी अपने जिम्मे ले लिए हैं, ताकि वो ये फैसला ले सकें कि रूस की सेना यूक्रेन से जारी जंग में कब, कैसे और कहां हमला करेगी। यूक्रेन की सेना का दावा तो यहां तक है कि डॉनबास की लड़ाई में भी पुतिन व्यक्तिगत तौर पर पूरी तरह शामिल रहे और खुद ही सारे अहम फैसले लेते रहे। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बारे में कहा जाता है कि वो रणनीति बनाने में माहिर है। राजनीति में आने से पहले पुतिन रूस की खुफिया एजेंसी में एक एजेंट के तौर पर काम कर चुके हैं। हालांकि यूक्रेन की फौज का दावा है कि डॉनबास में रूस की फौज ने सिविर्स्की दोनेत्स्क नदी को कई बार पार करने की कोशिश की, लेकिन हर बार यूक्रेन के फौजी पुतिन की प्लानिंग पर भारी पड़ गए। ऐसे में कहा तो यहां तक जा रहा है कि पुतिन ने अब भी रूसी सेना के कमांडर के साथ मिलकर जंग पर बारीकी से नजर बना रखी है। हालांकि अब तक रूस के डॉनबास पर पकड़ बनाने की बात सामने नहीं आई और पूर्वी यूक्रेन की ऐसी कई अहम जगह बाकी हैं जिन पर यूक्रेन का कब्जा बना हुआ। दावा यह किया जा रहा है कि पूर्वी यूक्रेन के पूरे ऑपरेशन पर पुतिन लगातार नजर रख रहे हैं। रूस में रहते हुए ही वो पूरी तरह उस जंग का हिस्सा बने हुए हैं जो यूक्रेन में लड़ी जा रही है। पुतिन अपनी फौज के वो फैसले भी कर रहे हैं जो कर्नल और ब्रिगेडियर रैंक के अधिकारी लिया करते हैं। आमतौर पर रूसी फौज में जनरल रैंक के अफसरों पर युद्ध को आगे बढ़ाने की रणनीति को खुली धमकी दे दी। उनकी नाराजगी बढ़ने की वजह स्वीडन और फिनलैंड का नेटो में शामिल होने की तैयारी को बताया जा रहा है और ये बात पुतिन के हलक से नीचे नहीं उतर रही। ऐसे में रूस के विदेश मंत्री की तरफ से ये साफ कहा गया कि वो ये मान चुके हैं कि पश्चिमी देश उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं और उनके गेम प्लान के तहत उन सभी देशों ने नेटो का दामन थामने का फैसला लेकर रूस के खिलाफ युद्ध की शुरुआत कर दी है। हालांकि कहा यह जा रहा है कि रूस ये भी मानता है कि अगर स्वीडन और फिनलैंड नेटो में शामिल हो भी जाते हैं तो इससे उसे कोई समस्या नहीं होगी। लेकिन खबर है कि पुतिन का इतना जरूर कहना है कि अगर ऐसा कोई फैसला लिया जाएगा तो उसकी कोई न कोई प्रतिक्रिया जरूर होगी। कहा जा रहा है कि पुतिन यूक्रेन से जारी युद्ध के बीच अपने देश के लिए किसी भी तरह का खतरा नहीं चाहते हैं, इसलिए स्वीडन और फिनलैंड के नेटो की सदस्यता लेने की इच्छा जाहिर करने के बाद से रूस इस पर गंभीर हो गया। और इस बीच खबर यह आई कि पुतिन ने इसी वजह से फिनलैंड के राष्ट्रपति से फोन पर बात भी की। बताया गया कि इस बातचीत के दौरान पुतिन ने उन्हें यह भरोसा दिया कि इस जंग से फिनलैंड को कोई खतरा नहीं है। लेकिन इन तमाम हथकंडों को अपनाने के बावजूद फिनलैंड और स्वीडन अपने कदम पीछे खींचते नहीं दिख रहे। जंग के इस माहौल में वो हर कीमत पर नेटो में शामिल होना चाहते हैं। कहा जा रहा है कि फिनलैंड और स्वीडन कई दूसरे देशों की तरह रूस के लिए ज्यादा बड़ा खतरा नहीं है, लेकिन जानकारों का मानना है कि यूरोप में स्वीडन के पास सबसे शक्तिशाली वायुसेना और फिनलैंड की रूस के साथ लंबी सीमा पुतिन की टेंशन का बहुत बड़ा कारण है। ऐसे में रूस की तरफ से साफ कहा गया कि ये पता लगाना मुश्किल है कि ये जंग कब तक चलेगी। साथ ही ये चेतावनी भी दी गई कि इसका नतीजा हर देश भुगतेगा। और रूस ने यूक्रेन के सैन्य ठिकानों पर हमले तेज कर दिए हैं। रूस लगातार सैन्य ठिकानों और हथियारों के जखीरों पर मिसाइल हमले कर रहा है ताकि यूक्रेन को कमजोर किया जा सके। रूस के रक्षा मंत्रालय ने कलिब्र मिसाइलों को लॉन्च करने का वीडियो जारी किया है। रूस ने एक के बाद एक कई कलिब्र मिसाइलों को छोड़ा है। इन मिसाइलों को यूक्रेन के सैन्य ठिकानों पर निशाना बनाकर ब्लैक सी से छोड़ा गया है। आसमान में चमकती इन मिसाइलों को दूर से ही देखा जा सकता था। रूस के एक टीवी चैनल पर चर्चा के दौरान इजराइल के पूर्व राजनयिक ने धमकी दी कि अगर रूस चाहे तो वो ब्रिटेन को अंधेरे में डुबो सकता है। इस जंग की शुरुआत से ही ब्रिटेन यूक्रेन की मदद कर रहा है।
जिसकी वजह से रूस ब्रिटेन को अपने दुश्मनों की गिनती में शामिल कर चुका है। इसी बीच इजरायल के पूर्व राजनयिक याकूब केदमी, जिनका जन्म रूस में हुआ था, उन्होंने धमकी दी कि पुतिन की सेना के हमले से ब्रिटेन में अंधेरा छा जाएगा। रूस के एक टीवी चैनल पर चर्चा के दौरान उन्होंने पुतिन से ब्रिटेन पर हाइपरसोनिक मिसाइल जिरकॉन दागने की अपील की। उनके मुताबिक अगर रूस ने इस घातक मिसाइल से ब्रिटेन के 50 या 60 पावर स्टेशनों को निशाना बना दिया तो ब्रिटेन अंधेरे में डूब जाएगा। यही नहीं, रूस का यह हमला 10 मिनट में ही ब्रिटेन को सदियों पीछे धकेल देगा, जब बिजली नहीं होती थी। इजरायल के इस पूर्व अधिकारी ने तो यहां तक कह दिया कि ब्रिटेन को तबाह करने के लिए रूस को अपनी परमाणु बम दागने वाली सरमत मिसाइल की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो 18,000 किलोमीटर तक वार कर सकती है। यानी दावा है कि दुनिया के बड़े से बड़े शहर रूस की इस मिसाइल की जद में है। वहीं रूस की एक और हाइपरसोनिक मिसाइल जिरकॉन तो इससे भी कहीं आगे है। बताया गया कि रूस की जिरकॉन मिसाइल आवाज की गति से 9 गुना तेज है। हवा में आवाज की रफ्तार लगभग 1200 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। मतलब ये कि जिरकॉन मिसाइल करीब 11,000 किलोमीटर प्रति घंटा से भी ज्यादा की रफ्तार पकड़ सकती है। यही नहीं, दावा है कि ये 1,000 किलोमीटर तक हमला करने में भी सक्षम है। और रूस और यूक्रेन के बीच पिछले 83 दिनों से जंग जारी है। रूस के हमलों में यूक्रेन के शहर तबाह हो रहे हैं, वहीं रिहायशी इलाके मलबे में तब्दील होते जा रहे हैं। लेकिन रूस के हमले कम होने की बजाय तेज होते जा रहे हैं, जिसका खामियाजा आम जनता को भी उठाना पड़ रहा है। डोनेट्स्क के एक इलाके में रूसी सेना ने जबरदस्त बमबारी की, जिसके बाद पूरे इलाके में धुएं का गुब्बार छा गया। दूर से ही धुएं का गुब्बारा आसमान में देखा जा सकता था। इस बीच यूक्रेन के पश्चिमी शहर लवीव पर रूस के मिसाइल अटैक से भारी तबाही मच गई, जिसके बाद वहां यूक्रेन की सेना ने जंग का अभ्यास तेज कर दिया, जिसमें आम लोगों के भी जुड़ने की खबर है। बताया गया कि पुतिन की सेना ने जंग की शुरुआत के बाद लवीव पर यह सबसे बड़ा हमला किया, जिसकी वजह से लवीव के कई इलाकों को भारी नुकसान पहुंचा। वहां से सामने आई एक तस्वीर में दिखा कि रात के अंधेरे में भी रूसी सेना शांत नहीं बैठी और उसने एक के बाद एक कई मिसाइलें दागी, जिससे वो इलाका थर्रा उठा। रूसी सैनिकों ने कई घंटों तक वहां जंग जारी रखी। वहीं यूक्रेन की सेना के भी कुछ वीडियो सामने आए, जिनमें वो सैन्य अभ्यास कर रूसी हमलों से निपटने की तैयारी करते दिखाई दिए। खबर है कि लवीव के रहने वाले कई लोगों ने भी इस अभ्यास में हिस्सा लिया, ताकि वो जंग में हथियार चलाना जान सकें और रूसी सैनिकों से मुकाबला करने में अपनी सेना की मदद कर सकें, जिसके लिए उन लोगों को फौजियों की ही तरह ट्रेनिंग दी गई। इस ट्रेनिंग के तहत उन्हें सटीक निशाना लगाना और छिपकर दुश्मन पर वार करना भी सिखाया गया। रूसी सेना पर यूक्रेन का पलटवार लगातार जारी है। भले ही रूस के मिसाइल यूक्रेन के शहरों को खंडर बनाने में लगे हुए हों, लेकिन यूक्रेन भी रूस पर लगातार जवाबी कार्रवाई कर रहा है। यूक्रेन की सेना ने रूस की वक्तबंद गाड़ियों को तबाह करने का वीडियो जारी किया है। पहले यूक्रेन की सेना इन दोनों गाड़ियों पर ड्रोन के जरिए निशाना लगाती है, जिसके साथ ही रूसी वाहनों में विस्फोट होता है और गाड़ियां आग के शोलों में तब्दील हो जाती है। यूक्रेन युद्ध के बीच रूस के पूर्व प्रधानमंत्री मिखाइल कश्यनोव का दावा है कि पुतिन को जंग हारने का एहसास हो गया है। एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने रूसी सेना के बड़े अधिकारियों पर भी निशाना साधा और आरोप लगाया कि पुतिन की सेना के बड़े अधिकारियों ने जंग से पहले उन्हें सही जानकारियां नहीं दी थी, जिसकी वजह से रूसी सैनिकों को यूक्रेन के कई इलाकों से पीछे हटना पड़ा और कीव पर कब्जे का उसका प्लान भी कामयाब नहीं हो सका था। रूस के पूर्व पीएम मिखाइल कश्यनोव के मुताबिक इन हालात में पुतिन को इस बात का एहसास होना शुरू हो गया है कि वो इस जंग को हार रहे हैं और इसी वजह से पुतिन परेशान लग रहे हैं। यानी रूस के पूर्व प्रधानमंत्री ने यूक्रेन युद्ध में पुतिन की रणनीति पर ही सवाल उठा दिए। हालांकि साल 2000 में जब पुतिन पहली बार राष्ट्रपति बने थे, तब उन्हें रूस का पीएम बनाया गया था। लेकिन साल 2008 में कश्यनोव विपक्ष में चले गए, तब उन्होंने राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ा था। इसके बाद वो पुतिन के विरोधी बन गए और तब से रूस से बाहर ही रह रहे हैं। कैन फिल्म फेस्टिवल में भारतीय दल की अगुवाई लोक कलाकार मामे खान ने की। कैन फिल्म फेस्टिवल में पहुंचे सबसे बड़े भारतीय दल की अगुवाई लोक कलाकार मामे खान ने की। भारतीय दल के साथ केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी मौजूद रहे। कैन फिल्म फेस्टिवल के लिए पीएम मोदी ने दोस्ती का एक संदेश भी भेजा, जिसमें उन्होंने भारत और फ्रांस के राजनयिक संबंधों के 75 साल को बेहद अहम बताया। छत्तीसगढ़ के बीजेपी नेता बृजमोहन अग्रवाल ने लाउडस्पीकर का मुद्दा उठाया और राज्य सरकार से अजान की आवाज कम करने के लिए आदेश जारी करने की मांग की। देश के अन्य राज्यों में जो अजान के माइक लगे हुए हैं, उनको डेसिबल, उनकी आवाज कम की गई है। क्या भूपेश बघेल जी भी ऐसा आदेश जारी करेंगे? राजस्थान के डूंगरपुर में पट्टे नहीं मिलने से नाराज गांव वालों ने एसडीएम समेत कई कर्मचारियों को पंचायत भवन के अंदर बंद कर दिया।
इस दौरान कांग्रेस नेता गणेश घोगरा पंचायत भवन के बाहर धरने पर बैठ गए। काफी कोशिश के बाद लोगों ने कर्मचारियों को जाने दिया।